ब्रेक के बाद में आपका फिर से NSE 9 न्यूज़ में स्वागत है। और आज ब्रेक के बाद हम आपको एक नए गेस्ट से रूबरू करवाने वाले हैं जो आर्थिक विश्लेषक हैं। राजेंद्र व्यास जी हमारे साथ में स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका NSE 9 न्यूज़ में। राजेंद्र जी, बजट पे चर्चा हो रही थी। आम बजट है, कहने में आम बजट था और आम लोगों के लिए था। कितना फ़ायदा, कितना लाभ उस आम जन को पहुँच पाया जिसके लिए ये आम बजट बनाया गया था? आम बजट जो मेरा सोचना है, आम बजट जो केंद्रीय सरकार ने बनाया है और हमारी माननीय वित्त मंत्री ने जो अनाउंस किया है, MSME के लिए बड़ा अच्छा एक उन्होंने अनाउंसमेंट किया है। MSME के लिए जो उन्होंने एक्स्ट्रा बजट दिया है और कुछ इन्होंने हमारे जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को बड़ा एक हमारे प्रधानमंत्री जी का काफ़ी बड़ा एक टारगेट दे रखा है। उसमें भी बैटरी स्टोरेज के लिए इन्होंने अपना एक नया अध्याय चालू किया है। उसमें लिथियम बैटरी के लिए इन्होंने टैक्सेशन में कुछ रिलीफ देने की बात की है, वो अच्छी बात है। लेकिन ओवरऑल बात करें अगर हम, राजेंद्र जी, किस तरीके से जो ये बड़ी बड़ी चीज़ें, इन बड़ी बड़ी चीज़ों से क्या एक छोटे छोटे आम आदमी को फ़ायदा मिल पाएगा या कहीं ना कहीं वो लाभान्वित हो पाएगा? अपरेंटली बजट देखने से ऐसा लगता है कि हमारे जो छोटे, जैसे मैंने बजट को सुना और समझा, उसमें एग्रीकल्चर में इन्होंने जो अपने छोटे किसान हैं उनके KCC लोन के लिए भी इन्होंने कुछ अपना, जैसे पहले कोई किसान 3 लाख लोन लेता था उसको उन्होंने 5 लाख किया है। तो ये भी एक अब किसानों के लिए एक बहुत बड़ा, सरकार ने एक बड़ा सपोर्ट दिया है किसानों को। पारस जी, आपको क्या लगता है कि बेसिकली जो हम अगर बात करें बैटरी की या अलग अलग जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसमें आपको लगता है कि ये सब चीज़ें होने के बावजूद आपको जो एक, हम बात कर रहे हैं अभी मिडिल क्लास की, हम अपर क्लास में और एलिट क्लास में पहुंचे ही नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा जो बजट है वो हम अभी भी बात मिडिल क्लास की कर रहे हैं। राजेंद्र जी, आपसे भी मेरा ये सवाल है, उस मिडिल क्लास के व्यक्ति को या लोअर मिडिल क्लास के व्यक्ति को इस टैक्स में कितना हमें फ़ायदा मिल पाया है या कितना फ़ायदा मिल पाएगा इस बजट से? अगर दिव्य भैया मैं आपसे बात करूँ इस बारे में कि टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से किसको कितना फ़ायदा मिल पाएगा, तो टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट ने जो लास्ट ईयर रिफॉर्म्स दिए थे उसके अंदर उन्होंने न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम, 2 रिजीम्स रखी हैं गवर्नमेंट ने। तो ओल्ड रिजीम को अब्सोल्यूट करने का गवर्नमेंट पहले ही अपना मानस बना चुकी थी और उन्होंने लास्ट ईयर इन न्यू रिजीम को बहुत इतना खूबसूरती से टेक्निकली डिज़ाइन किया कि आम आदमी के ऊपर टैक्स का बर्डन जो है वो पहले से ही कम हो गया है। अब गवर्नमेंट हर साल उन सब चीज़ों के ऊपर ही फोकस करके उनको थोड़ा और रैशनलाइज करे, तो वो मेरे को थोड़ा जस्टिफाई लग नहीं रहा था, क्योंकि लास्ट ईयर उन्होंने बहुत अच्छे रिफॉर्म्स दिए जहाँ पे आपका 24 लाख तक के एक इनकम आदमी की है तो वो 25% के टैक्स ब्रैकेट में। पहले हम 10 लाख से ऊपर ही 30% के टैक्स ब्रैकेट्स में हुआ करते थे। तो वो टैक्स रिफॉर्म तो पिछली बार इतना बड़ा अच्छा एक वो आया था जिसकी वजह से अभी आम आदमी के लिए प्रत्यक्ष रूप से देने को गवर्नमेंट के पास कुछ था नहीं। 12 लाख तक की इनकम उन्होंने लास्ट ईयर तक की एग्जम्प्ट कर दी थी। अब अगर हम देखें इन्फ्लेशन के कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो टैक्स रिफॉर्म्स में ज़्यादा कुछ करने के लिए गवर्नमेंट के पास था नहीं। हाँ, गवर्नमेंट ने इस बार कंप्लाइंस पार्ट को बहुत अच्छे से फोकस किया टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू में, कि उन्होंने टैक्स के अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे, लिटिगेशंस आ रहे थे, उनको मिनिमाइज़ करने के लिए कुछ अच्छे रिफॉर्म्स दिए हैं, जहाँ पे उन्होंने कुछ सेक्शंस को भी अमेंड किया है। कुछ व्यापारी को उसका फ़ायदा मिलेगा, वो भी दिखने लगेगा हमको। लिटिगेशंस भी कम होंगे, इनकम टैक्स के प्रति जो एक गलत विचारधारा थी वो भी थोड़ी कम होगी, ऐसा दिख रहा है इस बजट से। राजेंद्र जी, आपको क्या लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से या फिर हम जो एनर्जी और इंडस्ट्री के हिसाब से, आपको क्या लगता है कि ये वाला जो बजट है वो कितना गो थ्रू कर पाएगा और कितना फ़ायदा उनको मिल पाएगा जिनके लिए ये बजट बनाया गया है? देखिए सर, एनर्जी में तो इस बजट में ऐसा कुछ स्पेशल उन्होंने कोई अनाउंसमेंट किया नहीं है। बजट पावर सेक्टर चाहे कन्वेंशनल हो चाहे रिन्यूएबल एनर्जी हो, इसमें ओवरऑल इस बजट में हमारे वित्त मंत्री जी ने कुछ भी नहीं बोला है। लेकिन इस इंडस्ट्री को लेकर देश दुनिया में कोहराम मचा हुआ है। कोहराम मचा, ही मैं कह रहा हूँ, इस बजट में उन्होंने कोई ऐसा दुनिया भर की चीजें इस बजट को कोई स्पेशल पैकेज नहीं दिया है। हाँ, आप अगर बजट देखेंगे
इसमें काम आने वाली आधी से ज़्यादा चीज़ें तो महंगी दिखाई दे रही है हमें। हाँ हाँ, तो ये तो कह रहा हूँ कि इसमें कुछ बोला ही नहीं है, उसके बारे में कुछ टच ही नहीं किया इन्होंने। तो हम वही तो कह रहे हैं, बात घूम फिर के वही तो आ रही है कि हम 2047 पे पहुंचने की तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो रास्ते के जो बीच के जो हडल्स हैं, वो रुकावट है, उनको हम किस तरीके से पाट पाएंगे। जब हम एनर्जी की बात करते हैं, हम सोलर की बात करते हैं, हम लिथियम की बात करते हैं, बैटरी की बात करते हैं, हम एआई की बात करते हैं, हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, या हम वो तमाम तरह की वो बातें करते हैं जिससे विकसित भारत की विचारधारा को दिखाई देती है। लेकिन वो विचारधारा आने के बाद आएगी तब ना, जब उस पर ज़मीनी हकीकत पे काम होगा। आपने एनर्जी पे कुछ दिया नहीं, आप लिथियम को कुछ कर नहीं रहे हो, आप बैटरी में बहुत ज़्यादा कुछ रिलैक्सेशन दिया नहीं है। एआई को देने के बाद में आप कह रहे हो, तो जब जो चीज़ें आपके पास में डेवलप नहीं होगी उसको आप कन्वर्ट कैसे कर पाओगे डेवलपमेंट में? मेरा सवाल यही है। यही तो कह रहा हूँ सर, कुछ सरकार ने कुछ किया ही नहीं है। अगर आप अपना, जैसे साहब ने बताया था, पिछले साल का अगर देखें तो पिछले साल ने इन्होंने कुछ काफ़ी अनाउंसमेंट किए थे, कुछ इन्होंने वीजीएफ भी दिया था कि साहब ये आप सोलर लेके आओगे या आप रिन्यूएबल्स लेके आओगे या हम आपको वीजीएफ का बेनिफिट देंगे, कुछ टैक्सेशन का बेनिफिट भी देते हैं, जीएसटी का बेनिफिट देते हैं, या कुछ डेप्रिसिएशन पे इन्होंने कुछ बेनिफिट देना चाहिए। हाँ, ऐसी सब चीज़ों की एक्सपेक्टेशन तो थी कि ऐसा कुछ आना चाहिए था, जिससे कि हमारी रिन्यूएबल एनर्जीज़ को, जैसा सर कह रहे हैं, फोकस होकर के बाहर की रिन्यूएबल एनर्जी को इंक्रीज़ करना था, क्योंकि आने वाले वक्त के हिसाब से उसकी बहुत बड़ी मांग है। उन सब चीज़ों को गवर्नमेंट को इसमें थोड़ा बहुत कहीं प्लेस करना चाहिए था, ये बात बिल्कुल ठीक सी लग रही है। लेकिन हाँ, फिर भी गवर्नमेंट ने एक संतुलित सा, कहीं सधा हुआ सा बजट दिया है कि सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जैसा वो कर सकते थे बेस्ट करने की कोशिश की है। जैसा आजकल सर आप एआई का ज़माना बता रहे हैं, तो आज जितने भी पावर सेक्टर में जो काम हो रहे हैं सब बड़े बड़े लोग बाग कर रहे हैं, चाहे अडानी हो, चाहे रिलायंस हो, चाहे और टोरेंट हो। तो जो छोटे युवा हैं जो कि आज इंजीनियरिंग करके निकल रहा है, तो सरकार को एक ऐसा पैकेज बनाना चाहिए। मैं तो स्टेट गवर्नमेंट को, मेरे एसोसिएशन की तरफ से बोलता भी हूँ कि साहब आप ऐसा पैकेज लेके आओ कि कोई बेचारा अगर उसको मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले, पे लोन मिले, और गवर्नमेंट उसको ऐसा एक टैरिफ और पीपीए साइन करे जिससे कि वो बच्चा जो है यहाँ पे सर्वाइव कर सके। कुछ 5 मेगावाट 10 मेगावाट छोटी पॉलिसी सरकार को लानी चाहिए, और इस सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं किया है, तो मैं स्टेट गवर्नमेंट में भी एक्सपेक्ट करूँ कि साहब उनको भी ऐसा करना चाहिए। नहीं, स्टेट गवर्नमेंट ने सर पहले से ही बहुत अच्छी योजनाएं बना रखी हैं। अभी हमारे यहाँ पे एक विश्वकर्मा उद्यमिता योजना चल रही है, जो सेंटर और स्टेट दोनों का एक मिक्स मोड है। आपको सस्ती ब्याज दर के ऊपर देखें तो आप गवर्नमेंट से सीधा 6% तक का डायरेक्ट सब्सिडी ले रहे हैं इंटरेस्ट के अंदर, तो आपकी इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ बिजनेस जो है इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो 3 या 4% कहीं रहती है। हाँ, लोन्स नहीं मिल पाना ये आज से नहीं, काफ़ी लंबे समय से एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है कि हमारे पास कोई एसेट बेस नहीं है, बैकग्राउंड में हमारे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो क्या हमें लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट ने उसके लिए बहुत सारी स्कीम्स बना रखी हैं ऑलरेडी, उनका इम्प्लीमेंटेशन पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये एक गैप बना हुआ है। उसको भी गवर्नमेंट धीरे धीरे कहीं ना कहीं कर्व कर लेगी, क्योंकि जब इंटेंशन सही है किसी चीज़ को करने की, तो उसको अचीव करने के अंदर डायरेक्शंस काम करने शुरू हो जाएंगे, चीज़ें बैलेंस होंगी, एमएसएमई काम करेगा। क्योंकि सर जैसा आपने सर ने बताया कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, टोरेंट है, रिलायंस है या अडानी है, ऐसी कंपनीज ही उसमें इन्वॉल्व है। सर एमएसएमई को उसके अंदर उसका पार्ट बनाना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ का फंड इंफ्यूजन किया, जिससे कि क्योंकि काम सभी मिलकर के करेंगे तभी ग्रोथ होगी। किसी पर्टिकुलर 3 या 4 इंडस्ट्रीज़ के साथ वो ग्रोथ पॉसिबल ही नहीं है, किसी भी कंट्री के लिए पॉसिबल नहीं है। तो एमएसएमई है और है, इन सबको आगे लेके जाना ही गवर्नमेंट का अल्टीमेट विज़न है। ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, आप खुद भी सेल्फ एम्प्लॉयड हो, ये ही एमएसएमई का बेसिक स्ट्रक्चर है। गवर्नमेंट ने तो 2 टियर और 3 टायर जो सिटी है उनको भी उन्होंने कहा कि हम इसको डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन डेवलपमेंट कैसे करोगे जब वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वो कॉस्ट पे पहुँच ही नहीं पाएगा, उस कॉस्ट पे वो आदमी खरीद ही नहीं पाएगा, तो कैसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कैसे कर दोगे? मुझे तो अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा। आप सही कह रहे हो सर। आज जयपुर जैसी सिटी, जयपुर को भी 2 टियर सिटी समझते हैं आप। मेरे को अगर अजमेरी गेट से आपके स्टूडियो यहाँ पे आना हो तो पीक टाइम में यानी नॉर्मल 40 मिनट्स लगे फॉर हाफ एन आवर,
फॉर हाफ किलोमीटर और 1 किलोमीटर। तो ये आप इंफ्रा की बात कर रहे हो, तो पहले इंफ्रा ये तो करना चाहिए। अभी 2 दिन पहले की न्यूज़ है, आप देखो कि अजमेरी गेट पे 5 मिनट के लिए लोगों को 30 मिनट लग गए, 30 मिनट। तो ये जो इंफ्रा की जो बात सरकार कह रही है धरातल पे है नहीं। अगर इंफ्रा डेवलप करोगे तब भी डेवलपमेंट आपका आ सकता है। क्योंकि बात तो वही बात आ गई ना कि आपने कहने के लिए कसीदे तो अपने बड़े बड़े पढ़ दिए, लेकिन उस पर कसीदों को बनाने और उनको ज़मीनी अमली जामा पहनाने के लिए आपके पास में कपड़े ही नहीं है। नहीं सर, देखिए ऐसा है कि इन सब चीज़ों को एग्जीक्यूट करने में समय ज़रूर लगेगा, पर हाँ अगर आप पिछले कुछ सालों से कंपेयर करें तो हमारी इकोनॉमी एक अच्छी ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रही है, पेस के साथ आगे बढ़ रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर्स में भी बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं और रेगुलरली हो रहे हैं। रातों रात इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज नहीं हो सकता। रही बात ट्रैफिक जैम से या ऐसी कोई समस्या की, तो ये कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे स्टेट को और पर्टिकुलर उस ज्योग्राफी के अकॉर्डिंगली या वहाँ की डेमोग्राफी के अकॉर्डिंगली या उन सब चीज़ों के पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली डिसाइड होती है। गाड़ियाँ जिस तेज़ी से आ रही हैं सड़क के ऊपर सर, इजी आप अपन बात कर रहे थे लोन नहीं मिलता, ये बिना लोन के ही नहीं हो रहा सर। लोन मिल रहा है तभी ये गाड़ियाँ सड़क पे आ रही हैं। सड़कों की साइज अभी भी वही है, गाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है। मैं पारा जी आपकी वो वाली बात को मान भी लेता हूँ, चलो कि लोन मिल रहा है मैं और गाड़ियां भी आ रही है, लोगों को सुविधाएं मिल रही है, तो कहीं आपके पास में एक वो वाला भी तो आंकड़ा आया होगा ना कि जब वो बैंक वाले वो जो लोन ली हुई गाड़ियां होती है उनको उठा के लेके बाड़ों में बंद कर देते हैं। वो गाड़ियों का आंकड़ा नहीं है आपके पास? वो रेशो बहुत कम है। आप आज भी देखेंगे तो वो रेशो कम है, क्योंकि उसका एक सीधा सा कारण है कि हमारे यहाँ आज भी लोगों में बेईमानी नहीं है। जिसने लोन लिया वो जो लोन चुकाना चाहता है, हर आदमी विजय माल्या या नीरज मोदी जैसा नहीं है। आम आदमी की सोच वही है कि मैंने लिया है तो मैं ईमानदारी से रीपे करूँ। गाड़ियाँ उन्हीं की उठती हैं सर जिनकी नीयत खराब होती है। नहीं तो क्या आपके कहने का मतलब है कि जितनी भी गाड़ियाँ उठ रही है सिर्फ उन्हीं की है जिनकी नीयत खराब है? हाँ, कहीं ऐसा नहीं, या तो वो रीपेमेंट में कहीं उनसे गलती हुई होगी या कोई ट्रैक चूका होगा, पर मैक्सिमम लोगों की इंटेंशन ही ये रहती है कि जो दिखावे के चक्कर में उलझे हुए हैं ना सर, गाड़ियाँ उन्हीं की उठ रही होंगी मैक्सिमम। तो इसको दूसरी तरीके से बात समझते हैं और बात करते हैं कि जब आप कह रहे हो कि हम 2 टायर सिटी में हम डेवलपमेंट की बात करते हैं और जिस तरीके से राजेंद्र जी हमें बता रहे हैं कि एनर्जी की बात कर रहे हैं, सोलर की बात करें या उस सेक्टर की बात करें जिस सेक्टर पे वर्ल्ड में मारामारी हाई मची हुई है, ठीक है। अब वहाँ पे जब हम उसके जो इक्विपमेंट हैं, उसके जो प्रोडक्ट हैं, अगर वो प्रोडक्ट ही बहुत ज़्यादा महंगे आ रहे हैं तो वो एक आम आदमी कहाँ तक उसको या वो जो बिजनेसमैन है उसको कहाँ तक सर्वाइव कर पाएगा और कितना सर्वाइव कर पाएगा जब तक उसकी बेसिक कॉस्ट ही नहीं निकलेगी। जब वो बीईपी पॉइंट पे ही नहीं आएगा, इवन ब्रेक इवन पॉइंट पे ही नहीं आ पाएगा, तो वो कहाँ से उसको लाभार्जन की स्थिति में समझेगा और कहाँ उसको सोचेगा कि आप ठीक है मुझे उसमें प्रॉफिट हुआ है, मैं अपने एम्प्लॉयों के लिए कुछ करूँ या अपने डेवलपमेंट के लिए वर्ल्ड कुछ करूँ, तो कैसे हो पाएगा बताओ सर। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया करके अपना एक फ़ंड बना रखा है ऑलरेडी। उस मेक इन इंडिया के अंदर फोकस है गवर्नमेंट का कि वो अपने यहाँ इंटरनल प्रोडक्शंस को उस लेवल पे ले जाए कि हमारी इंपोर्ट ड्यूटीज़ या जो भी कॉस्ट है वो कम से कम होती चली जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए हम आज भी डिपेंडेंट हैं। गवर्नमेंट का फोकस है कि वो सब चीज़ें हमारे यहाँ इंड्यूस यहीं मैन्युफैक्चर्ड हो और उनकी मैन्युफैक्चरिंग का लेवल इस लेवल पे आ जाए कि हमारी कॉस्ट जो है वो मिनिमम होती चली जाए। गवर्नमेंट भी उन्हीं सब चीज़ों को लेके फोकस होकर के काम कर रही है। धीरे धीरे इन सब चीज़ों में रियायत आनी चाहिए। हाँ, लेकिन आप जैसा कह रहे हैं कि आईटी सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, एआई को लेकर के या किसी भी चीज़ को, पर आईटी का जो बेस प्रोडक्ट है यानी कि हार्डवेयर्स की अगर हम बात करें, कंप्यूटर है, मोबाइल है, आईटी की आपके कैमराज हैं या कुछ भी है, XYZ कोई भी ऐसी चीज़ है जिस मशीनरी को लेकर के हम बात कर रहे हैं कि वो अभी भी महंगी ही होती जा रही है, सस्ती नहीं हो रही है। तो मेरा मानना यह है कि गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों को ध्यान में रख ही रही होगी कि उनको जल्दी ठीक कर लिया जाए। राजेंद्र जी, आपका क्या मानना है इस वाले पूरे विषय पर? मेरा तो सर ये मानना है कि सरकार की इच्छा तो बहुत है करने की, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, पर जो धरातल पे जो आना चाहिए वो आ नहीं रहा है। जितनी हमारे प्रधानमंत्री का जो उद्देश्य है, स्टेट गवर्नमेंट को उसको धरातल पे नहीं ला पा रही है। जो मेरे अपना अनुभव है और मैं देख रहा हूँ, हम जाते हैं, आपने देखो रिसर्जेंट ऑफ राजस्थान हुआ, इतने MOU साइन हो गए। आज जो
अपने रिको इन्वेस्टमेंट ऑफ ब्यूरो वाले फ़ोन करते हैं, मैंने 2500 करोड़ का वो साइन किया अपना MOU, सरकार की तरफ से मेरे को कोई ऐसा कोई बेनिफिट मिलता नहीं है। सिर्फ वो पूछते हैं साहब क्या प्रोग्रेस है, क्या है। उनको सिर्फ एक बंदे को लगा दिया है कि वो सब प्रोग्रेस पूछता रहे। बाकी जमीन, किसी को लैंड चाहिए, आज मैं एसोसिएशन को भी रिप्रेजेंट करता हूँ, लैंड चाहिए तो लैंड में सरकार की तरफ से ऐसा कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। कोई भी डिपार्टमेंट में जाओ तो जो इन्वेस्टर चाहता है, जो बाहर से इन्वेस्टर आ रहा है राजस्थान के बाहर से, वो इसलिए आना चाहेगा कि साहब मेरे को इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, मेरे को सरकारी सुविधा अच्छी मिले, तब मैं इन्वेस्टमेंट के लिए आऊँगा। तो आप अगर ये इतना लंबी डिबेट है कि आपको इसे छोटे से टाइम में मैं आपको ज़्यादा बता नहीं सकता हूँ, नहीं हो पाएगा, पर दिक्कतें बहुत है। सरकार की मंशा है पर वो धरातल पे नहीं आ रहा है। दिक्कतें बहुत हैं और समस्याएं भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इन समस्याओं का समाधान कैसे होगा, इस आशा में भारत का हर नागरिक, भारत की आम जनता कहीं ना कहीं पशुपेक्ष में है कि सरकार कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से उसकी बात सुनेगी। और कहीं ना कहीं उसको लगता है वो बहुत भोला है, हमारा भारत का जो नागरिक है वो बहुत भोला भाला नागरिक है। वो आज भी सरकार की तरफ से आज बड़ी निगाहों से देखता रहता है कि आज नहीं तो कल ये सूरत बदलेगी और कल नहीं तो परसों हमें सरकार जरूर लाभ देगी। फिलहाल के लिए इस डिबेट में आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। और मैं आप सभी गेस्टों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना समय निकाल के NSA 9 न्यूज़ में आप पधारे और इस पूरी डिबेट को एक पूरी कॉन्क्रीट डिबेट बनाया। मुझे दीजिए आज के लिए इजाज़त। कल फिर किसी मुद्दे पे अच्छे टॉपिक के साथ में मिलेंगे। नमस्कार।